So let us discuss concept number 4, that is recognition and measurement of PPE. recognition में मैंने आपको ये बताया है कि आपको किसी भी एसेट को एज अ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट रिकॉर्ड करना है या नहीं रिकॉर्ड करना है, टू रिकॉर्ड और नॉट टू रिकॉर्ड। और अगर इसका आंसर यस आता है तो आपको क्या ध्यान रखना है, एट विच वैल्यू और एट व्हाट वैल्यू। हम लोग कल डिस्कस कर रहे थे, वी वर डिस्कसिंग अबाउट समथिंग। हम लोग बैलेंस शीट में जब भी पहली बार किसी भी फिक्स्ड एसेट, जिसको अब हम जानते हैं नॉन करंट एसेट के नाम से, है ना, उसको जब भी रिकॉर्ड करेंगे तो इनिशियल रिकॉग्निशन, कौन सा वर्ड बोलते हैं हम लोग, इनिशियल रिकॉग्निशन शुड ऑलवेज बी डन एट कॉस्ट। इनिशियल रिकॉग्निशन शुड ऑलवेज बी डन एट कॉस्ट। तो हमें इसके लिए क्या पता होना जरूरी है, वी मस्ट नो द कॉस्ट ऑफ एसेट, मतलब इसका वैल्यू पता होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड मेजरमेंट। मतलब पहला डिस्कशन इस चीज का होना चाहिए कि एसेट को बैलेंस शीट में लिखें या ना लिखें, ओके। और दूसरा, अगर लिखना ही है तो कौन सी वैल्यू पे लिखना चाहिए, बी वेरी मच केयरफुल, ओके। सबसे पहला डिस्कशन करेंगे रिकॉग्निशन के बारे में, ओके। मेजरमेंट विल कम एट अ लेटर पार्ट। सो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट शुड बी रिकॉग्नाइज्ड। रिकॉग्नाइज्ड का मतलब क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, if following conditions are satisfied। अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं तो ही आप किसी भी एसेट को बैलेंस शीट में रिकॉर्ड कर सकते हैं। सबसे पहला, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट शुड फ्लो टू द एंटिटी, मतलब इधर हमें इस एसेट के यूज से इनफ्लो ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट क्या होना चाहिए, इनफ्लो ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट। हमें इस एसेट को यूज करके, उसको रेंट पे देके, उसको एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए इस्तेमाल करके इकोनॉमिक बेनिफिट होना चाहिए। और दूसरा, इट्स कॉस्ट कैन बी रिलायबली मेजर्ड। मैंने कोई चीज खरीदी तो है पर मुझे उसकी कॉस्ट के बारे में आइडिया नहीं है, आई डू नॉट हैव एन आइडिया अबाउट द कॉस्ट, आई डू नॉट हैव अ रिलायबल मेजरमेंट ऑफ कॉस्ट, तो मुझे उसको रिकॉर्ड नहीं करना चाहिए। आई शुड नॉट बी रिकॉर्डिंग द एसेट। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। पहला, इस एसेट का यूज करके मुझे इकोनॉमिक बेनिफिट होना चाहिए। दूसरा, उसका कॉस्ट रिलायबली मेजर हो सके, ऐसा होना चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो हम उसको रिकॉर्ड भी करेंगे और मेजर भी करेंगे। we will record also and we will measure also। बट आपको एग्जाम में अगर ऐसा पूछा जाए कि मुझे किसी भी एसेट को रिकॉग्नाइज करना है या नहीं, तो उसके लिए आपको ये दोनों कंडीशन लिखनी पड़ेगी। यू विल हैव टू राइट बोथ दिस कंडीशंस। सबसे पहला क्या है, इससे हमको फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट मिलना चाहिए, और दूसरा, कॉस्ट कैन बी रिलायबली मेजर्ड, और वी कैन से कॉस्ट कैन बी मेजर्ड। अगर कॉस्ट पता चल सकता है तो रिकॉर्ड करेंगे, अदरवाइज रिकॉर्ड नहीं करेंगे। चलो, अब अगर रिकॉर्डिंग करना ही है, इफ इट ऑल वी आर रिकॉर्डिंग, तो इसमें दो पार्ट है, एक है इनिशियल रिकॉर्डिंग और दूसरा है सब्सीक्वेंट रिकॉर्डिंग। इनिशियल रिकॉर्डिंग और सब्सीक्वेंट रिकॉर्डिंग का मतलब क्या होता है, सपोज I bought an asset for rupees 18 लाख। मैंने एक एसेट खरीदा 18 लाख रुपए में, ओके।
और इसका ट्रांसपोर्टेशन, इंस्टॉलेशन, वेजेस, सब खर्चा मिला के 2 लाख रुपए का हुआ। मतलब मेरे लिए इस असेट की कॉस्ट कितनी हुई? जब मैं पहली बार बैलेंस शीट में इस असेट को लिखूंगा, एंड आई विल रिकॉर्ड इट एट 20 लाख रुपीस। चलो ड्रॉ करते हैं। ये मेरा बैलेंस शीट है, उसमें हम लोग असेट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे प्लांट एंड मशीनरी, इसका वैल्यू हो गया 20 लाख रुपए। ये बैलेंस शीट है 31 मार्च 2019 का। चलो, हमको बोला हुआ है रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 15% और मेथड बोला है आरबीएम और वी कैन से डब्ल्यूडीबी। इस पे मैंने 15% डेप्रिसिएशन लगाया। आई चार्ज्ड अ डेप्रिसिएशन ऑफ 15%। 20 लाख का 15% होगा 3 लाख रुपीस। तो आपका 31 मार्च 2019 के दिन जो बैलेंस शीट बनेगा उसमें प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू कितनी दिखेगी? 17 लाख। चलो, नाउ वी आर प्रिपेयरिंग बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 20। तो वहां पे कैसा दिखेगा? हाउ विल इट लुक लाइक? अगेन असेट साइड, प्लांट एंड मशीनरी, पर तब हम वैल्यू लिखेंगे 17 लाख और इसके ऊपर 15% डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। द आंसर वुड बी 2,55,000। ओके, तो ये जो था उसको बोलेंगे फर्स्ट टाइम इनिशियल रिकॉग्निशन, और ये जो है उसको बोलेंगे सब्सीक्वेंट रिकॉग्निशन। मतलब असेट का जो फर्स्ट ईयर है उसके बाद का जो रिकॉग्निशन होगा वो ऑलवेज कौन सा होगा? इट विल ऑलवेज बी सब्सीक्वेंट रिकॉग्निशन। प्लीज बी केयरफुल। हम लोग कंसेप्ट नंबर 4 पढ़ रहे हैं, रिकॉग्निशन एंड मेजरमेंट। हमें असेट को बैलेंस शीट में लिखना है या नहीं लिखना है, उसके लिए 2 कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन है द फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट शुड बी अवेलेबल टू द एंटिटी। इस असेट का इस्तेमाल करके हमें फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट होना चाहिए, मतलब हम पैसा कमा सके। और दूसरा, इसका कॉस्ट हमें सही सही पता होना चाहिए, तो ही हम इसको बैलेंस शीट में लिख सकते हैं। चलो, मुझे कॉस्ट पता चल गया तो मैंने उसको बैलेंस शीट में लिखा। तो जब मैं किसी भी एसेट को बैलेंस शीट में फर्स्ट टाइम लिखूंगा, फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, उसको कहा जाएगा इनिशियल रिकॉग्निशन। और उसके बाद जब भी वो एसेट रिकॉर्ड होगा उसको कहा जाएगा सब्सीक्वेंट रिकॉग्निशन। ओके, हम लोग ये कर मतलब 11th में भी ये किया है हम लोगों ने। Earlier we have done this, but now we know the exact wording of the same, कि किसको इनिशियल रिकॉग्निशन कहा जाता है और किसको सब्सीक्वेंट रिकॉग्निशन कहा जाता है। इनिशियल रिकॉग्निशन के लिए ही बात की हुई है। अभी सब्सीक्वेंट रिकॉर्डिंग मैंने आपको बता तो दिया है, पर एज ऑफ नाउ उसका कोई डिस्कशन नहीं है, वो सब्सीक्वेंटली आएगा आगे, इट विल कम फर्दर। ओके, सबसे पहले किसके बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं हम लोग? ओनली अबाउट इनिशियल रिकॉग्निशन। फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम जब भी हम एसेट को लिखेंगे तो कौन सी वैल्यू पे लिखेंगे? चलो, तो आपको अलग अलग मोड्स ऑफ एक्विजिशन दिया हुआ है। ये जो 3 टाइप दिए हुए हैं ना, वो क्या दिया हुआ है? मोड्स ऑफ एक्विजिशन। वी कैन सिंपली से हाउ द asset was acquired, how the asset is acquired। तो सबसे पहला मोड है पेमेंट बाय कैश,
और वी हैव परचेज्ड द असेट ऑन क्रेडिट। हमने या तो तुरंत पैसा दे दिया या हम डिफर्ड पेमेंट करने वाले, माने थोड़ा थोड़ा करके देने वाले हैं। क्रेडिट पे मशीनरी खरीदा है। सो असेट इज रिकॉग्नाइज्ड एट परचेज प्राइस, कल ये सिखाया था मैंने आपको, प्लस एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन असेट टू मेक असेट रेडी टू यूज। कल वाला बताऊं, देखो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ असेट में क्या क्या लिया था, परचेज प्राइस प्लस एनी एक्सपेंस incurred to bring the asset to its present location and condition as intended by the management। इसका सिंपल मीनिंग क्या होता है, असेट को रेडी टू यूज कंडीशन में लाना है। ओके, यहां तक ही लिखा हुआ है, ये वाला पार्ट अभी भी लिखा हुआ नहीं है पर वो आता है ना। दो चीजें लिखी हुई है, परचेज प्राइस और दूसरा ऐसा कोई भी एक्सपेंडिचर जो असेट को रेडी टू यूज कंडीशन में लाने के लिए किया जाता है। तो मैंने आपको सब कुछ बताया था, है ना। मशीनरी को इंपोर्ट किया है, उसका फ्रेट, लोडिंग, अनलोडिंग, ट्रांसपोर्ट इंश्योरेंस, फैक्ट्री ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, साइट प्रिपरेशन, इंस्टॉलेशन। जब तक मशीनरी से प्रोडक्शन शुरू नहीं होता है या मशीनरी प्रोडक्शन के लिए रेडी नहीं हो जाता है, तब तक का सारा खर्चा हमें असेट की कॉस्ट में ऐड करना है। ये मैंने कल ही आपको बता दिया था। दूसरा एक एग्जांपल मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, फूड ट्रक वाला, याद आ रहा है किसी को? फूड ट्रक मैंने आपको गोइंग कंसर्न कंसेप्ट या हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट पढ़ाते वक्त समझाया था। तो इसका ये मतलब है कि मैंने किसी शोरूम से या किसी ने भी किसी शोरूम से ट्रक परचेज कर लिया, पर ट्रक परचेज करने से वो फूड ट्रक नहीं हो जाता है। उसको फूड ट्रक बनाने के लिए इसमें काफी सारा मॉडिफिकेशन करना पड़ता है। वी हैव टू गो फॉर अ लॉट मच मॉडिफिकेशन। रेफ्रिजरेटर लगाना पड़ेगा, पूरा किचन बनाना पड़ेगा, डेकोरेट करना पड़ेगा। मतलब जब तक वो असेट अपने इंटेंडेड पर्पस के लिए रेडी नहीं हो जाता है, तब तक का सारा कॉस्ट हमें असेट की कॉस्ट में ऐड करना है। इसको बोलेंगे इनिशियल रिकॉग्निशन। जब भी पहली बार हम असेट को रिकॉर्ड करेंगे तब कॉस्ट प्राइस पे रिकॉर्ड करेंगे, और कॉस्ट में क्या क्या आता है, जब तक असेट उसके इंटेंडेड पर्पस के लिए रेडी नहीं हो जाएगा तब तक का सारा कॉस्ट हमें असेट में ऐड करना है। ओके, सी ये हुआ फर्स्ट मोड ऑफ एक्विजिशन। दूसरा सेल्फ कंस्ट्रक्शन। जैसे मान लो कि L&T है, लार्सन एंड टूब्रो, तो उनको अगर कोई भी बिल्डिंग बनाना है, इफ दे वांट टू मेक अ बिल्डिंग, है ना, एक नया ऑफिस बनाना है, तो वो लोग किसी और को कॉन्ट्रैक्ट नहीं देंगे। दे आर नॉट गोइंग टू गिव द कॉन्ट्रैक्ट टू समवन एल्स, क्योंकि वो खुद कंस्ट्रक्शन कंपनी है ना। इट इज इटसेल्फ अ कंस्ट्रक्शन कंपनी। तो उन्होंने खुद ही अपना एक 5 फ्लोर का ऑफिस बना दिया, तो तब रिकॉग्निशन कौन सी प्राइस पे होगा, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन। इसमें एक और पॉइंट लिखा हुआ है, प्लस एक्सपेंसेस borrowing cost incurred before asset is ready to use। what is the meaning of borrowing cost? suppose L&T ने ये बिल्डिंग बनाने में 2 साल लगाए। it took 2 years for L&T to construct the building। और इस बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करने के लिए L&T ने बैंक से 50 करोड़ रुपए का लोन लिया था। मतलब ऐसा है कि इस बिल्डिंग को बनाने में खर्चा तो ज्यादा हुआ है, तो 20 करोड़ L&T का खुद का था और 50 करोड़ रुपए उसने बैंक से लोन लिया। मतलब टोटल 70 करोड़ का एक्सपेंडिचर हुआ है इस बिल्डिंग को बनाने में। तो ये तो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन हुआ। ओके, इसके साथ साथ हमने ये लोन लिया है, तो ऑब्वियस है इस लोन का हमें क्या पे करना पड़ेगा,
इंटरेस्ट, बट इंटरेस्ट तो लेट्स से ये लोन 10 साल के लिए लिया हुआ है, वी हैव टेकन अ लोन फॉर 10 years, तो 10 साल तक का इंटरेस्ट ऐड नहीं करेंगे। हमने एसेट बनाना शुरू किया तब से लेके 2 साल लगे उसको बनाने में, तो इन 2 साल का जो इंटरेस्ट होगा, सपोज एल को जो लोन मिला है उसके ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%, तो 50 करोड़ का 10% फॉर 2 years, इसको बोला जाता है बोरोइंग कॉस्ट। क्या कहा जाता है? इट इज कंसीडर्ड एज बोरोइंग कॉस्ट। मतलब सिर्फ आपको असेट बनाने में जो खर्चा हुआ है वो नहीं, असेट को बनाने में या असेट को खरीदने के लिए आपने जो भी लोन लिया है उस लोन का इंटरेस्ट भी आपको इसमें ऐड करना है। और कब तक? जब असेट बनाना स्टार्ट किया और तब से लेके जब तक असेट रेडी हो जाता है तब तक, असेट गेट्स रेडी। ओके, रेडी टू यूज हो गया, समझो 2 साल में रेडी टू यूज हो गया, हमने लोन 10 साल तक चलाया, तो ये 2 साल के बाद जो 8 साल है ना, तब का जो इंटरेस्ट लगेगा वो P&L में जाएगा। बी वेरी मच केयरफुल। जब एसेट को बनाना स्टार्ट किया और बनाना फिनिश हुआ, ओके, तब तक का जो इंटरेस्ट लगेगा वही एसेट की कॉस्ट में ऐड होगा। एक बार एसेट फिनिश होके रेडी हो गया है, ओके, उसके बाद का इंटरेस्ट किधर लगेगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन लोन, क्या कहा जाएगा उसको? इंटरेस्ट ऑन लोन। तो जब हम खुद एसेट कंस्ट्रक्ट करते हैं तो ये वाला पॉइंट होता है। और तीसरा, अगर हमने एसेट एक्सचेंज में लिया है, तो सपोज मैंने एक बिल्डिंग दे दिया और उसके सामने प्लांट एंड मशीनरी परचेज किया, तो मुझे प्लांट एंड मशीनरी का वैल्यू लिखना पड़ेगा। वो कौन सी वैल्यू पे लिखा जाता है? तो आपके पास 2 ऑप्शन है। सपोज आपकी बैलेंस शीट में बिल्डिंग का वैल्यू 2 करोड़ था, तो आप प्लांट एंड मशीनरी का भी 2 करोड़ लिख सकते हो। मतलब आपने जो एसेट दिया उसी का वैल्यू नई एसेट को लगा दिया। एसेट गिवन अप, क्या लिखा हुआ है? एसेट गिवन अप, या तो एसेट अक्वायर्ड, मतलब आपकी बैलेंस शीट में बिल्डिंग का वैल्यू 2 करोड़ है, ये बिल्डिंग आपने किसी को दे दिया और आपके सामने प्लांट एंड मशीनरी मिला और प्लांट एंड मशीनरी का वैल्यू 2.5 करोड़ है, 2.5 करोड़। तो आपने बोला कि भले मेरे बिल्डिंग का वैल्यू 2 करोड़ है पर इस प्लांट एंड मशीनरी का एक्चुअल वैल्यू तो 2.5 करोड़ ही है, मतलब मैं उसको 2 करोड़ पे नहीं लिखूंगा, आई विल राइट इट एट 2.5 करोड़। उसको बोला जाता है एसेट अक्वायर्ड का कॉस्ट लिखा, एसेट गिवन अप का कॉस्ट नहीं लिखा, एसेट अक्वायर्ड। जिसको जो वैल्यू समझ में आए उसके लिए यहाँ पे फ्रीडम है कि आप एसेट गिवन अप का वैल्यू भी लिख सकते हो और एसेट अक्वायर्ड का भी वैल्यू लिख सकते हो, पर पहला चांस हमेशा एसेट गिवन अप का होना चाहिए और दूसरा चांस एसेट अक्वायर्ड का होना चाहिए। ओके, so far we have discussed objectives of this accounting standard, then scope of this accounting standard, definition, number 4 recognition and measurement। अभी वो पूरा डिस्कस नहीं हुआ, we are yet to discuss many parts of the same।